सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो बच्चों, कल के एग्जाम जो होने वाला है उसमें से आपको जब जिस तरह आज मैंने सब में 100% में 100% वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा दिया, उसी तरह से कल के एग्जाम में भी मैं लड़ाने वाला हूं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अब प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। पहला दे रखा है ऑप्शन ए कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव की पेशियां है। दूसरा दे रखा है पुच्छ कशेरुकाएं। सी दे रखा है निषेचक पट्टल। दे रखा है इनमें से सभी। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो अवशेषी अंग जो है इनमें से सब क्या है, अवशेषी अंग ही है, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। ये क्या कर रहा है, प्रथम पोषी स्तर का, दूसरा में देखिए द्वितीय पोषी स्तर का, तीसरा में दे रखा है तृतीय पोषी स्तर का, चौथा में दे रखा है चतुर्थ पोषी। और बच्चों कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपका आहार श्रृंखला होता है उसमें शाकाहारी जो निर्मित होता है किससे होता है, द्वितीय पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बी दे रखा है लाल रक्त कण में। सी दे रखा है वर्णी लवक में। डी दे रखा है श्वेत रक्त कण में। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम जो पाया जाता है, मैग्नीशियम वो कौन में पाया जाता है प्यारे बच्चों, आपका जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। कौन में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तीसरा का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। रक्त दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखिए श्वेत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी है वृक्क है। ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय है। कौन सा हो जाएगा मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन नंबर का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चौथा का जो है वृक्क है, क्या है, वृक्क जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क, ठीक है। तो चलिए पांचवा प्रश्न नंबर की देखिए क्या कर रहा है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, मनुष्यों यानी पुरुषों में, घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्री में। जल्दी से बता दीजिए खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो जो आपका कॉकरोच है उसमें जो खुला परिसंचरण होता है, यानी खुला रक्त का परिसंचरण होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है उच्च रक्तचाप होता है। दूसरा में दे रखा है मधुमेह है। तीसरा में दे रखा है घंघा है यानी घेंघा रोग, ठीक है ना। और डी दे रखा है बौनापन। तो उच्च जो आपका इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन और जो बी है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। जो तंत्रिका तंतु है उसकी उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। सातवां नंबर का जल्दी बता दीजिए कौन सही हो जाएगा। देखिए जो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होता है वो कौन सा प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, कौन सा प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो एंड्रोडर्म। कौन सा, एंड्रोडर्म। जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंड्रोडर्म, ठीक है। तो अगले प्रश्न देखिए क्या कर, आठवां, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है
ऑप्शन नंबर ए है पोषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन से संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है एक भाग होता है, वो किससे से संबंधित होता है, जल्दी बता दीजिए। वृक्क का काम क्या होता है, तो जल्दी बताइए। देखिए जो मनुष्य में वृक्क का क्या होता है, उत्सर्जन का एक भाग होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन का एक भाग होता है। ये जितने भी करवा रहे हैं दोस्तों बच्चों, ये आपका कल के एग्जाम में आने वाला है, या आपके फर्स्ट सीटिंग का होगा या आपको सेकंड सीटिंग का होगा। इसमें से आपका क्वेश्चन 100 में से 100 लड़ाने वाला है, 100% में से 100% लड़ाने वाले हैं, जिस तरह से मैंने आज लड़ा कर रखा है। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए हम बहुत ही उपयोगी प्रश्नों को लेकर आते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होता है। दही किसके कारण, कौन सी क्रिया के कारण जमता है। अपघटन के कारण होता है कि प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है कि किण्वन के कारण होता है कि डी दे रखा है उत्सर्जन के कारण। दही जमने की क्रिया कौन सी है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। नौमा का, चलिए दही जो जमता है किसके कारण होता है, वो किण्वन के कारण होता है, किण्वन के कारण। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किण्वन के कारण, ठीक है। मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है, गर्भाशय में होता है कि अंडाशय में होता है, सीधे रेखा योनि में होता है कि डी दे रखा है फेलो। चलिए ऑप्शन देखिए, गर्भाशय में होता है कि बी दे रखा है अंडाशय में होता है, सी दे रखा है योनि में होता है, और डी दे रखा है प्यारे बच्चों फैलोपियन नालिका में होता है। जल्दी बता दीजिए कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, 10वां का, जल्दी बताइए। देखिए जो आपका 10वां का जो है फैलोपियन नालिका में होता है, कहाँ में होता है निषेचन, फैलोपियन नालिका में। 10वां का जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कौन से में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, जल्दी से बता दीजिए। देखिए हाइड्रा है, मटर है, शैवाल है कि प्लाज्मोडियम है। देखिए मुकुलन द्वारा जो लैंगिक जनन होता है प्यारे बच्चों, वो हाइड्रा होता है, यानी हड्डा में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। आपका ऑप्शन जो बी ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 12वां देखिए क्या कर रहा है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, देख लीजिए ऑप्शन। अमीबा में होता है, बी दे रखा है ईस्ट में होता है, सी है प्लाज्मोडियम में है, डी है लेशमानिया है, लेशमानिया में होता है। जल्दी बता दीजिए अलैंगिक जनन किसके में होता है, 12वां का, जल्दी बताइए। देखिए आपका जो 12वां का है बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईस्ट में होता है। किस में होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों 13वां देख लीजिए। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं, बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है कि सी दे रखा है अंडप होता है, डी दे रखा है परागकण होता है। जल्दी बताइए कि पराग कोश में होते हैं, जल्दी बताइए। 13वां का क्या हो जाएगा, 13वां का आपका जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, परागकण। क्या हो गया, परागकण, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 14वां देखिए क्या कर रहा है। कैल्शियम Ca, यानी कैल्शियम जो है Ca है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है। कैल्शियम जो है उसका संकेत कितना है, Ca है, क्या है, Ca है, लेकिन उसका परमाणु संख्या कितना होता है कैल्शियम का। तो देखिए कैल्शियम का जो परमाणु संख्या जो प्यारे बच्चों होता है वो क्या होगा, 20 होगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होगा, 14 के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15वां क्या कर रहा है। सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, ए दे रखा है धातु है, बी है अधातु है, सी है उपधातु है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए सिलिका जो है, सिलिका क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका क्या है, अधातु है। सिलिका क्या है प्यारे बच्चों, अधातु है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15वां का बी, 15वां का बी जो है अधातु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए 16वां क्वेश्चन कर रहा है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए
नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो आपका जो होता है नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल 16वां का सी जो हो जाए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए 17वां का क्या कर रहा है। देखिए ये आपका जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट वीवीआई है। ठीक है ना, ये क्या है? वीवीआई है। ठीक है ना, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। संगमरमर क्या कर रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। 17 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? देखिए संगमरमर का प्यारे बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जितना भी आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, जितना भी ये सब सूत्र वाला, वो सब मोस्ट वीवीआई है। ठीक है ना, तो इसको खास करके याद कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में आना ही वाला है, यानी ये आपको वीवीआई है प्यारे बच्चों, वीवीआई है। जितना भी क्वेश्चन ये सब क्या करवा रहे हैं, वीवीआई है। आपको इसको याद करके रखना है। एकदम 100% 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 18वां देखिए क्या कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट 18वां का देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? Na2CO3 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ भाई चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए ही ना कर रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ज़्यादा वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जिसके कारण मैं आप लोग से बहुत ही नाराज़ हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, मैं 100 में 100% में से 100% क्वेश्चन लड़ाता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा भाई मेरे ऊपर भी मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला 19वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये भी आपका जो है वीवीआई है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्या है? वीवीआई है। इसको भी आप लोग 100% मानिए कि एकदम आएगा ही आएगा, समझ लीजिए। ठीक है ना, CHO आपका क्या है? क्रियाशील मूलक। CHO का कौन है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए 19वां नंबर का कौन हो जाएगा? देखिए CHO जो है ये आपका किसका है? क्रियाशील मूलक किसका है? एल्डिहाइड का। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 20वां नंबर जो कह रहा है प्यारे बच्चों, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व है, पत्थर है नहीं है, हीरा भी नहीं है, और सॉरी ऑप्शन देखिए ए क्या कर रहा है, पत्थर है, बी कह रहा है हीरा, सी कह रहा है कार्बन, डी कह रहा है ऑक्सीजन। 20वां का कौन हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। देखिए जो सबसे कठोरतम धातु है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्लेटिनम दे रहता तब प्लेटिनम मारते, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम का नामो निशान नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लेके चारों ऑप्शन में से तो आपका क्या हो जाएगा? हीरा जो है प्यारे बच्चों, हीरा ये क्या है? सबसे कठोरतम धातु है इनमें से सभी। ठीक है ना, इनमें से जितना भी है सबसे कठोरतम धातु कौन है? हीरा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है जो बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, आपको सपोर्ट कर दीजिएगा तो कुछ जाएगा नहीं। 22वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? देखिए जल्दी बता दीजिए अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व जो कार्बन दे रखा है, हीलियम है, सोना है, हाइड्रोजन है। अक्रिय तत्व बताइए प्यारे बच्चों, अक्रिय तत्व कौन है? जल्दी बता दीजिए इसमें से कौन सा हो जाएगा जो आपका अक्रिय तत्व हो जाएगा। देखिए 21वां का कौन जो हो जाएगा आपका? बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अक्रिय तत्व कौन है प्यारे बच्चों? हीलियम होता है अक्रिय तत्व। ठीक है ना, आपका जो हीलियम होगा क्या होगा? अक्रिय तत्व बिल्कुल राइट हो जाएगा, हीलियम बी। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 22वां देखिए क्या कर रहा है कि आधुनिक आवार सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। 22वां क्या कर रहा है? आधुनिक आवार सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों। देखिए
परमाणु आयतन, परमाणु आयतन है, परमाणु घनत्व है, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या है। जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए। जो आपका है आधुनिक आवर्त सारणी जो है प्यारे बच्चों, उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए 22वां नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। परमाणु संख्या के आधार पर ही तत्वों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। इसीलिए आपको जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों प्लीज आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए 23वां नंबर क्या कर रहा है? 23वां नंबर क्या कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन दे रखा है अक्रिय है, बी दे रखा है आपका, बी दे रखा है क्या? क्रियाशील है, सी दे रखा है सक्रिय है, डी दे रखा है उदासीन है। जल्दी बताइए कि जो हीलियम तत्व है वो कैसा गैस है, कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है कैसा तत्व है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। हीलियम जो है आपका अक्रिय है। क्या है? अक्रिय है। बिल्कुल ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अक्रिय। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निषेचन क्रिया के पश्चात, निषेचन क्रिया के पश्चात युग में, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है बीज बनता है, बीज बनता है, और दे रखा है भ्रूण बनता है, कि खून का थक्का बनता है, कि इनमें से सभी। देखिए निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मन में क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो क्या बनता है आपका? जल्दी से कमेंट कीजिए। निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है? बच्चा जन्म लेने के लिए भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर, 25वां नंबर देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? पहला देख लीजिए ऑप्शन इंग्लैंड से है, दूसरा देख लीजिए ऑप्शन फ्रांस से है, तीसरा देख लीजिए ऑप्शन नीदरलैंड से है, भारत से है। कहाँ से है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि आपका विद्युत धारा के एसआई मात्रा के खोज किए थे? ठीक है ना, तो जल्दी बता दीजिए। देखिए 25वां नंबर जो है प्यारे बच्चों वो फ्रांस के थे। क्या है? फ्रांस के जो है वो आंद्रे मैरी एम्पियर जो थे कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाली थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तो 26वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है। पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है, किसको पवनों का देश कहा जाता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। 26 के देखिए भारत को कहा जाता है, कि फिनलैंड को कहा जाता है, कि डेनमार्क को कहा जाता है, कि अमेरिका को कहा जाता है? जल्दी बता दीजिए। 26 नंबर को क्वेश्चन कौन हो जाएगा? देखिए 26 नंबर जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पवनों का देश को क्या कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, डेनमार्क जो है आपको उसको पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों अगला 27वां देखिए क्या कर रहा है। 27वां जो है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण होता है, बी दे रखा है दिशा होता है, सी दे रखा है ए और बी दोनों, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। 27 का जो प्यारे बच्चों सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों आपका 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 28वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन ए दे रखा है निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन बी दे रखा है नाइट्रोजन एवं कार्बन,
ऑप्शन सी दे रखा है निकेल एवं कार्बन, ऑप्शन डी दे रखा है नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो देखिए नाइक्रोम में जो होता है प्यारे बच्चों वो निकेल एवं क्रोमियम होता है। क्या होता है? निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन वो जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाइक्रोम में क्या होता है? निकेल एवं क्रोमियम। ये आपको 100% में से आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड, 100% लिख के देता हूँ, गारंटी। क्या देता हूँ? गारंटी के साथ कि आपको कल के एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक ने आपने सोच रहे होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो भाई कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना? क्योंकि आप कीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, इस चैनल को लाता रहूँगा। ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहिए और बनने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्यारे बच्चों, आपसे बहुत उम्मीद है। ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? 1.6 गुना 1019 कूलम, 1.6 गुना 1019 कूलम। दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों 0.16 गुना 1019 कूलम, यही आपका है। और सी दे रखा है 16.10 के पावर माइनस 19 गुना 19 कूलम। और डी दे रखा है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। देखिए आपका 29वां नंबर जो प्यारे बच्चों है, 29वां नंबर जो इलेक्ट्रॉन पर कूलम होते हैं, सॉरी आवेश होते हैं, वो कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। आपका ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है ना? सो डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 30वां नंबर देखिए, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखा है ओम के बराबर होगा, कि वोल्ट के बराबर होगा, कि एम्पियर के बराबर होगा, कि किलोवाट घंटा के बराबर होगा। जल्दी बताइए कि जो आपका जूल प्रति कूलम है किसके बराबर होगा? 30वां नंबर का जल्दी बता दीजिए, 30वां नंबर का। तो देखिए जो आपका जूल प्रति कूलम होता है वो वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टा कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए जाने से पहले, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है प्यारे बच्चों। तो चलिए 31वां देख लीजिए प्यारे बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है। ओम दे रखा है ए में, बी में दे रखा है कूलम, सी में दे रखा है वोल्ट और डी में दे रखा है एम्पियर। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जल्दी बता दीजिए। 31वां का देखिए, वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? विभवांतर। वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते। तो देखिए 32वां नंबर देखिए प्यारे बच्चों, विभवांतर मापने वाला यंत्र। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? मानोमीटर कहा जाता है, कि वोल्ट मीटर कहा जाता है, कि आमीटर कहा जाता है, कि वोल्ट मीटर कहा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर, इसमें से दो को ऑप्शन दे रखा है। तो विभवांतर जो मापा जाता है ना प्यारे बच्चों, विभवांतर जो मापा जाता है ना प्यारे बच्चों, वो वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। ठीक है ना? वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। यहाँ पर ये आपका वोल्टा मीटर दिया हुआ है, लेकिन वोल्टा मीटर नहीं होगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो आपका है 32 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों 33वां नंबर देखिए, ये आपका मोस्ट वीवीआई है, एम वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, एम वीवीआई क्वेश्चन है आपको। ठीक है ना? तो क्या कर रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए कि जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन में देखिए न्यूटन होता है, कि बी में दे रखा है कि वोल्ट होता है, सी में दे रखा है जूल होता है, सॉरी सी में दे रखा है वाट है, डी में दे रखा है जूल है। तो देखिए शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों 33 का हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है ना? ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वाट। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। तो 34वां देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन में आपको देखिए ऑप्शन दे रखा है, देखिए वास्तविक होता है,
दूसरा में दे रखा है काल्पनिक होता है, सी में दे रखा है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है प्यारे बच्चों, काल्पनिक होता है, ठीक है ना, काल्पनिक। ऑप्शन वो जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 34 को जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 35 देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण से बनता है, बी में दे रखा है समतल दर्पण से बनता है, डी में सी में दे रखा है उत्तल दर्पण से बनता है आवर्धित की, डी में दे रखा है सब प्रकार के दर्पण से, मतलब जितना भी दर्पण है उस सभी से बनता है आवर्धित प्रतिबिंब। तो क्या हो जाएगा आपका जो 35 नंबर है प्यारे बच्चों, 35 का जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से सिर्फ आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों अगला 36वां देखिए क्या कर रहा है, ये हर साल पूछता है, ये आपका MBBI है, हर साल पूछता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पिछले साल भी मैंने क्या किया था, करवाया था, तो आपको क्या किया था ना कि पूछा था ये, ठीक है। तो ये हर साल इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को MBBI में रखा है, क्योंकि ये हर साल पूछता है, ठीक है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। ऑप्शन देखिए अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, बी में दे रखा अवतल दर्पण है, सी में दे रखा समतल दर्पण है, डी में दे रखा उपयुक्त तीनों, जितना भी तीनों दर्पण से बनाया जाता है। हजामत जो बनाया जाता है वो कौन सा दर्पण से बनाया जाता है प्यारे बच्चों, हजामत बनाया जाता है अवतल दर्पण से। कौन सा दर्पण से, अवतल दर्पण से हजामत बनाया जाता है, बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला 37वां देखिए क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन देखिए क्या रखा है, उत्तल लेंस, बी में दे रखा है उत्तल लेंस, सी में दे रखा है बेलनाकार लेंस, डी में दे रखा है उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस। जल्दी बता दीजिए कौन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए जो 37 है आपका 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में निकट, ठीक है ना, निकट में दूर अवतल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए तो प्यारे बच्चों 38वां देखिए, धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है अमीटर कहा जाता है, कि वोल्ट मीटर कहा जाता है, कि कूलॉम कहा जाता है, कि एम्पियर कहा जाता है। देखिए अमीटर जो है प्यारे बच्चों, अमीटर जो 38वां है, अमीटर 38वां, उसका जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 40वां क्या कर रहा है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए दिश धारा होता है, बी में दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा होता है, सी में दे रखा है दोनों धारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका प्यारे बच्चों है डायनेमो, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है, तो डायनेमो से जो होता है दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती दोनों होता है, ठीक है ना, दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्रवाहित होता है डायनेमो से। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40वां नंबर देखिए, 40 देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये हर बार पूछता है, इसलिए इसको भी VVI में रखे हैं, ठीक है ना, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका विद्युत चैप्टर का है। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है 40वां नंबर, जल्दी बताइए आवेश का मात्रक होता है कूलॉम होगा, कि वाट होगा, कि एम्पियर होगा, कि वोल्ट होगा, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। देखिए आवेश का जो मात्रक होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, कूलॉम होता है, क्या होता है, कूलॉम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, 41वां क्या कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन देखिए नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, और चौथा में दे रखा है डी में प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। प्यारे बच्चों देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि कभी खत्म न होने वाला ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कभी नहीं खत्म होगा, तो कौन नहीं होगा, आपका जो है
सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी सब है ना खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक धरती रहेगा तब तक आपका ऊर्जा मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 42वां क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अरे भाई वाह, अधातु होने के बाद भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो क्या होगा, अधातु होने के बाद भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो आपको जो आयोडीन है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अधातु होने के बाद भी क्या होता है, चमकीला होता है। 42 का जो होगा सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आपका क्या हो जाएगा, नहीं आपका क्या हो जाएगा, नहीं आपका हो जाएगा कार्बन नहीं होगा, नहीं ब्रोमीन होगा, इनमें से कोई तो होवे नहीं करेगा। तो जो आपका आयोडीन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधातु होने के बाद भी क्या होता है, चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए 43वां देखिए क्या कह रहा है, कार्बन पर की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो इतना दम हल्का है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है आपको बताना है। जल्दी बताइए, सोच कर बताइए, लेकिन जल्दी बताइए। देखिए कार्बन को जब परमाणु संख्या होता है वो नहीं 2 आपको होगा और नहीं 5 होगा और नहीं 8 होगा। तो समझ ही गए होंगे प्यारे बच्चों कि कौन सा होगा कार्बन की परमाणु संख्या। तो जल्दी बता दीजिए कि जो कार्बन का परमाणु संख्या होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीबी जो है, पीबी है जो सॉलिड में है, और प्लस CuCl2 जो एक्वार में है, ठीक है। रिएक्शन करके क्या बनाता है, रिएक्शन करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों, देखिए रिएक्शन जो करता है उसमें क्या बनाता है आपका PbCl2 बना रहा है और Cu बना रहा है, यानी कॉपर को जो है विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है ना। कॉपर क्या कर रहा है, विस्थापित यानी अलग हो जा रहा है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, जो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया कौन से इनमें से अभिक्रिया हो जाएगा। पहला दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया होगा, बी में दे रखा है वियोजन अभिक्रिया होगा, सी में दे रखा है द्विविस्थापन होगा, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए आपका जो प्यारे बच्चों है वो विस्थापन जो लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। देख क्यों विस्थापन होगा, क्योंकि जो आपका Cu है ना, कॉपर, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है ना। लेड के साथ, पीबी के साथ अभिक्रिया करवा रहा है क्लोरीन को, गैस को, और जो कॉपर है, कॉपर है उसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। देखिए पीबी जो है Cl2 से अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, और जो आपका Cu है क्या हो जाएगा, अलग हो गया, विस्थापित हो गया, क्या हो गया, विस्थापित हो गया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है ना। चलिए 45वां नंबर देखिए। तो प्यारे बच्चों 45वां देखिए क्या कर रहा है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक की लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देखिए, संक्षारण होता है कि गैल्वनीकरण होता है कि पानी चढ़ना होता है कि विद्युत अपघटन होता है। जल्दी बता दीजिए कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन बताइए जल्दी। 45 के कौन हो जाएगा, 45 के जो हो जाएगा आपको गैल्वीकरण। गैल्वनीकरण जो होता है प्यारे बच्चों, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हाथ जोड़कर निवेदन है, बार बार मैं विनती कर रहा हूँ भाई, मैं छोटा चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि छोटा चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे भाई तो दिल टूट जाएगा। आप ही माई बाप हो, आप ही लोग माई बाप हो छोटा चैनल को, ठीक है ना। तो प्रमोट कीजिए आप लोग छोटा चैनल को भी, ताकि हम लोग को भी खुशी मिले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों अगला देखिए 46वां क्या कर रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। निम्न में से कौन सा गैस बनता है प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए कौन सा गैस बनता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। देखिए Zn, जस्ता को बोलते हैं Zn प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो Zn जो है वो क्या करेगा, Cl से अभिक्रिया कर लेगा प्यारे बच्चों। Zn जो है किससे अभिक्रिया कर लेगा, Cl से, क्योंकि इस पर भी धन आयन होता है, इस पर भी धन आयन, इस पर ऋण आयन होता है। तो धन आयन जो है ऋण आयन से अभिक्रिया करेगा, बाकी बचा क्या, हाइड्रोजन। तो H2 बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना।
जस्ता को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे ना तो क्या बनेगा, Zn प्लस HCl होता है ना, तो वो बाहर निकलेंगे। H2 जो गैस है वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो H2 गैस यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। प्यारे बच्चों 47वां देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है, Cu होगा कि Hg होगा कि Hg होगा कि Au होगा। जल्दी से बता दीजिए कौन क्रियाशील है धातु, जल्दी बताइए। देखिए 47 जो है प्यारे बच्चों, 47 उसका जो हो जाएगा Cu कॉपर हो जाएगा। कॉपर जो है Cu कॉपर, कॉपर जो है अधिक क्रियाशील धातु है। कॉपर जो है क्या है, अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना। कॉपर जो है सभी अधिक लोगों से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको अधिक अभिक्रियाशील धातु में रखा गया है, ठीक है ना। अधिकतर जो तत्व है उनसे क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, ये प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है और ये क्या है, लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा सोच समझ कर दीजिएगा जवाब, ठीक है ना। अगर चैनल को अभी तक प्यारे बच्चों सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं तो जल्दी से कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को क्या जाता है, थोड़ा सा मदद कीजिए, आप लोग को छोटा यूट्यूबर को भी प्रमोट कीजिए। चलिए देखिए क्या कर रहा है 48वां, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अरे भाई अधातु के बारे में पूछ रहा है, अधातु कौन है, Fe है अधातु। Fe जो है प्यारे बच्चों अधातु है, कभी भी नहीं हो सकता है। C जो है कार्बन है, कार्बन क्या हो जाएगा आपका, कार्बन जो है ये आपका अधातु हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका अधातु हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अधातु हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन कार्बन कार्बन, चलिए हो गया, कार्बन जो है अधातु हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम जो है धातु है, Au जो है धातु है, ठीक है ना। कार्बन जो है धातु है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। कल के एग्जाम में 100% लाने की गारंटी है मेरे बच्चों।